हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र ज्योग्राफिया क्लासेस के आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज अपन बात करने वाले हैं प्रयास बेस जो कि अपनी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भूगोल विषय के संदर्भ में चालू किया था। उसकी फर्स्ट क्लास अपनी जो ज्योग्राफी अर्थात भूगोल शब्द की रचना और उसके महत्वपूर्ण संकल्पना है उसके संदर्भ में कल अपन ने बात कर ली थी। आज अपन बात करने वाले हैं यूनिट पॉलिटिकल ज्योग्राफी अर्थात पॉलिटिकल ज्योग्राफी भूगोल विषय की किस शाखा के अंतर्गत अपन पढ़ते हैं उसके बारे में बात करेंगे। पॉलिटिकल ज्योग्राफी का उदय भूगोल से किस प्रकार हुआ है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी की डेफिनेशंस क्या हो सकती है, क्या अपन को किस आवश्यकता या क्यों अपन पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत पॉलिटिकल ज्योग्राफी को ज्योग्राफी विषय के अंतर्गत पढ़ते हैं, इन सबके ऊपर आज बात करेंगे। ठीक है, तो भूगोल के अंतर्गत पॉलिटिकल ज्योग्राफी का विकास कैसे होता है। तो भूगोल क्या एक सामाजिक विज्ञान है। क्या है भूगोल? क्या सामाजिक विज्ञान है। और सामाजिक विज्ञान की शाखाएं देखें तो अनेक शाखाओं में अलग अलग इसको बांटा गया है। ठीक है, भूगोल क्या एक सामाजिक विज्ञान है और फिर सामाजिक विज्ञान को अलग अलग शाखाओं में बांटा जाता है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान की ही एक शाखा क्या है, राजनीतिक विज्ञान है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, जिसे क्या कहा जाता है, राजनीतिक शास्त्र भी कहा जाता है। राजनीतिक विज्ञान की ही एक उपशाखा है राजनीतिक भूगोल। तो राजनीतिक भूगोल का उदय कहाँ से हुआ है? भूगोल एक सामाजिक विज्ञान है, तो सामाजिक विज्ञान की ही एक शाखा है कौन सी, राजनीतिक विज्ञान। और राजनीतिक विज्ञान से ही क्या पॉलिटिकल ज्योग्राफी का उदय होता है या विकास होता है। तो भूगोल क्या है, सामाजिक विषय, सामाजिक विज्ञान। क्या है? सामाजिक विज्ञान। और सामाजिक विज्ञान की ही एक शाखा क्या है, सामाजिक विज्ञान की अनेक शाखाएं हैं। ठीक है, अलग अलग शाखाओं में बांटा गया है, लेकिन सामाजिक विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा कौन सी है, राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, राजनीतिक शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो इसी की राजनीतिक विज्ञान किसकी शाखा है, सामाजिक विज्ञान की। ठीक है, और सामाजिक विज्ञान क्या एक भूगोल है। ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान की एक शाखा कौन सी है, राजनीतिक विज्ञान अर्थात पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस की एक उपशाखा कौन सी है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी। यहाँ पे कौन सी है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, राजनीतिक भूगोल। इस शाखा को अपन कहाँ पे पढ़ते हैं, भूगोल विषय के अंतर्गत पढ़ते हैं। भूगोल का मतलब क्या है, पृथ्वी का जो भौतिक और भौतिक के साथ साथ भौतिक पर्यावरण के साथ साथ जो सांस्कृतिक क्रियाकलाप होते हैं, अर्थात सांस्कृतिक जो भौतिक पर्यावरण के साथ मानव ने अंत क्रिया के साथ एक भूदृश्य का निर्माण किया, उसे क्या करेंगे अपन भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो भूगोल अर्थात भौगोलिक क्षेत्र का राजनीतिक दृष्टि से, अर्थात राजनीतिक जो उपक्रम होते हैं, राजनीतिक जो यूनिट्स होती है, उनकी दृष्टि से अपन किसी भौगोलिक क्षेत्र का अपन अध्ययन करते हैं या किसी क्षेत्र का अध्ययन करते हैं, स्थान का अध्ययन करते हैं भूगोल की दृष्टि से, तो वो क्या हो गया, भूगोल। अर्थात उसको कहाँ पे पढ़ेंगे अपन, राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, तो राजनीतिक भूगोल किसकी शाखा है, राजनीतिक विज्ञान की। ठीक है, अब राजनीति विज्ञान का जनक की बात करें अपन, राजनीति विज्ञान की जनक कौन है यहाँ पे, अरस्तु मौर्य। कौन है, अरस्तु। ठीक है, अरस्तु कौन है, ये यूनान के एक महत्वपूर्ण भूगोल वेता है। ठीक है, पॉलिटिकल्स भी है, भूगोल वेता भी है। ठीक है, तो अरस्तु ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, अरस्तु ने लिखी थी द रिपब्लिक पुस्तक। ठीक है, कौन सी पुस्तक लिखी थी इन्होंने, द रिपब्लिक। कौन सी पुस्तक लिखी थी, द रिपब्लिक। द रिपब्लिक किसकी पुस्तक थी, द रिपब्लिक पुस्तक थी अरस्तु के, कौन थे गुरु, कौन थे इनके, प्लेटो। कौन थे, प्लेटो। तो प्लेटो की पुस्तक का नाम क्या है, द रिपब्लिक है। ठीक है, और अरस्तु की पुस्तक का नाम क्या है, द पॉलिटिक्स। क्या नाम है, द पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स। ठीक है, द पॉलिटिक्स पुस्तक किसका नाम है, अरस्तु का। ठीक है, इस द पॉलिटिक्स, अरस्तु ने इस द पॉलिटिक्स पुस्तक के अंतर्गत राजनीति का वर्णन किया, पॉलिटिक्स का वर्णन किया। तो वहीं से क्या होता है, राजनीतिक भूगोल का विकास प्रारंभ हो जाता है, राजनीतिक पॉलिटिकल साइंस का विकास होता है। ठीक है, वहीं पे अचानक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने द पॉलिटिक्स के अंतर्गत राजनीतिक विज्ञान का क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित तौर से क्या करता है, यहाँ पे वर्णन करता है। ठीक है, अरस्तु के गुरु कौन थे, प्लेटो। प्लेटो ने क्या पुस्तक लिखी थी, द रिपब्लिक, जिसमें भी कुछ पॉलिटिकल विचार इन्होंने कॉन्सेप्ट रखे थे। ठीक है, तो प्लेटो और अरस्तु दोनों ने ही क्या किया था, पॉलिटिकल ज्योग्राफी में कार्य किया था। लेकिन पॉलिटिकल ज्योग्राफी का जनक माने तो किसको मानेंगे अपन, अरस्तु महोदय को मानेंगे। ठीक है, फिर पॉलिटिकल ज्योग्राफी की एक उपशाखा कौन सी है, पॉलिटिकल
ज्योग्राफी, राजनीति या पॉलिटिकल साइंस की शाखा कौन सी है? पॉलिटिकल ज्योग्राफी। अब एक भूगोलवेत्ता होते हैं महत्वपूर्ण, कौन? स्प्राउट। स्प्राउट कौन से भूगोलवेत्ता है? स्प्राउट। स्प्राउट मोने ने 1931 के अंदर, 1931 के अंदर वो क्या कहते हैं? स्प्राउट मोडे भूगोल के बारे में, पॉलिटिकल ज्योग्राफी के बारे में कहते हैं कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी क्या है? राजनीतिक शास्त्र या पॉलिटिकल साइंस का अंग है। ठीक है, तो स्प्राउट मोडे सर्वप्रथम 1931 के अंदर, सर्वप्रथम स्प्राउट मोडे ने 1931 के अंतर्गत सर्वप्रथम राजनीतिक भूगोल अर्थात पॉलिटिकल ज्योग्राफी को राजनीतिक शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र का क्या मानते हैं? अंग मानते हैं। ठीक है, कौन कहते हैं ये बात? स्प्राउट मोटे कहते हैं 1931 के अंतर्गत की राजनीतिक शास्त्र का ही अंग क्या है? पॉलिटिकल ज्योग्राफी है। ठीक है, इस प्रकार से अपन महत्वपूर्ण ये सामान्य जानकारी हासिल करते हैं। ठीक है, भूगोल क्या एक सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान की ही एक शाखा कौन सी है? पॉलिटिकल ज्योग्राफी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी से ही एक इसकी उपशाखा है कौन सी? पॉलिटिकल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस की। ठीक है, स्प्राउट मोदी सर्वप्रथम कहते हैं 1931 के अंतर्गत की जो राजनीति शास्त्र है, पॉलिटिकल साइंस है, उसी का अंग क्या है? पॉलिटिकल ज्योग्राफी है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन पॉलिटिकल ज्योग्राफी का विकास किस प्रकार से हुआ, किन किन कालखंडों के अंतर्गत विकास होता है इसका। ठीक है, राजनीतिक भूगोल का विकास किस प्रकार से होता है? पॉलिटिकल ज्योग्राफी का विकास, तो विकास कितने कालखंडों में देख सकते हैं अपन? 4 कालखंडों में देखें। पहले प्रारंभिक प्रवर्तक, इसके पहले कौन होंगे? प्रारंभिक प्रवर्तक। ठीक है, ठीक है, प्रारंभिक प्रवर्तक अर्थात पॉलिटिकल ज्योग्राफी का जहाँ से उदय हुआ है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी की विचारधारा जहाँ से प्रारंभ हुई है, उसके अंतर्गत प्राचीन जो भूगोलवेत्ता रहे हैं, प्रारंभिक प्रवर्तक रहे हैं इस विषय के, उसके अंदर महत्वपूर्ण किनका योगदान रहा है? तो हिपोक्रेटिस मौर्य का। ठीक है, हिपोक्रेटस मौर्य का। ठीक है, इसके बाद में किसका रहता है? प्लेटो का। ठीक है, प्लेटो के बाद में कौन आता है यहाँ पे? अरस्तु मौर्य। ठीक है, अरस्तु के बाद में कौन आता है? स्ट्रेबो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये 3 भूगोलवेत्ता है, ये कौन है? यूनानी भूगोलवेत्ता, और यहाँ स्ट्रेबो कौन है? रोमन भूगोलवेत्ता। ठीक है, जो प्राचीन काल की भूगोलवेत्ता है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी की विचारधारा के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ठीक है, हिपोक्रेटिस मौर्य ने एक पुस्तक लिखी थी, एयर वाटर एंड प्लेस। ठीक है, एयर वाटर एंड प्लेस अर्थात जल, वायु और स्थान। ठीक है, ये पुस्तक किसकी है? हिपोक्रेटिस मौर्य की है। हिपोक्रेटिस ने पॉलिटिकल ज्योग्राफी में जो योगदान दिया है, वो किस विषय के अंदर दिया गया? चिकित्सा भूगोल के आधार पे इन्होंने कार्य किया पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत। अर्थात मूलतः इन्होंने किस विषय पे कार्य किया है? मेडिकल ज्योग्राफी अर्थात चिकित्सा भूगोल के ऊपर इन्होंने कार्य किया। ये कहते हैं कि जल, वायु और स्थान अर्थात जो जल है, वायु है और स्थान है, जो भौगोलिक ये वातावरण के तत्व है, ठीक है, ये मानव स्वास्थ्य के ऊपर किस प्रकार से प्रभाव डालते हैं। ठीक है, इस आधार पे इन्होंने भूगोल में, पॉलिटिकल ज्योग्राफी में भूगोल के अंतर्गत योगदान देते हैं। ठीक है, कौन सी पुस्तक है इनकी? महत्वपूर्ण पुस्तक है एयर वाटर एंड प्लेस, किसके? हिपोक्रेटिस की। क्या कहते हैं? चिकित्सा भूगोल के माध्यम से पॉलिटिकल ज्योग्राफी में अपने विचार रखे किस प्रकार एयर, वाटर और प्लेस मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। इसके बाद में प्लेटो मौर्य ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? द रिपब्लिक। उसके माध्यम से इन्होंने पॉलिटिकल ज्योग्राफी को आगे बढ़ाया। ठीक है, अरस्तु मौर्य कौन सी पुस्तक लिखते हैं? द पॉलिटिक्स के माध्यम से अपनी विचारधारा रखते हैं और भूगोल में विकास देते हैं। ठीक है, स्ट्रैबो मौर्य ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? ज्योग्राफिया, ज्योग्राफी का। ठीक है जी, ज्योग्राफी का। और इसके कितने खंड थे? 17 खंड। ठीक है, कितने खंड है? 17 खंडों के अंतर्गत इन्होंने ज्योग्राफी का पुस्तक लिखे थे स्ट्रैबो मौर्य ने। स्ट्रैबो का के रोमन के भूगोलवेत्ता है। इन्होंने प्रारंभिक प्रवर्तक अर्थात प्राचीन काल के अंतर्गत जो भूगोल की विचारधारा का उदय होता है, वो कहाँ से होता है? इन भूगोलवेत्ताओं से होता है। इनमें स्ट्रैबो मौर्य ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? ज्योग्राफी का। कितने खंडों में लिखी थी? 17 खंडों के अंदर, जिन्होंने यहाँ पे अपने भौगोलिक विचारधाराओं को यहाँ पे संकलन करते हैं। ठीक है, ये हो गई प्रारंभिक प्रवर्तक।
इसके बाद हम बात करते हैं अपन 17वीं शताब्दी में किस प्रकार से भूगोल का विकास होता है। प्रारंभिक प्रवर्तक के रूप में पॉलिटिकल ज्योग्राफिस का अपन को याद रखना है। हिपोक्रेटिस है, प्लेटो है, अरस्तु है और स्ट्रैबो मौर्य का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करें तो 17वीं शताब्दी के अंदर, 17वीं शताब्दी, ठीक है, 17वीं शताब्दी की बात करें तो यहाँ पे विलियम पेटी, ठीक है, इसका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है भूगोल के विकास में। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में 17वीं शताब्दी के अंतर्गत जो भूगोल की विचारधारा को इन्होंने आगे बढ़ाया, पॉलिटिकल ज्योग्राफी की विचारधारा को आगे बढ़ाने में 17वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण योगदान किसका है? विलियम पेटी का। तो इन्होंने क्या किया था? भूगोल के अंतर्गत क्या किया था? राजनीतिक प्रभाव का अध्ययन किया था इन्होंने। ठीक है, भूगोल में जो राजनीतिक प्रभाव है, भूगोल में राजनीतिक प्रभाव का अध्ययन करने वाली भूगोलवेत्ता कौन से हैं? तो वो विलियम पेटी। ठीक है, इनकी पुस्तक है द अर्थमेटिक, इनकी बुक कौन सी है? द अर्थमेटिक। ये इनकी महत्वपूर्ण बुक है, इनको ध्यान में रखना अपन को। ठीक है, तो 17वीं शताब्दी के अंदर पॉलिटिकल ज्योग्राफी की जो विचारधारा का विकास करने वाली महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता है वो कौन है? विलियम पेटी महोदय है। इन्होंने भूगोल के अंतर्गत राजनीतिक जो प्रभाव क्षेत्र होता है, पॉलिटिकल एरियाज के अंदर जो उसका प्रभाव पड़ता है भौगोलिक आधार पे, उसका अध्ययन किया और इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी द अर्थमेटिक के अंतर्गत अपने विचार रखिए। ठीक है, इस प्रकार 17वीं शताब्दी के अंतर्गत जो भूगोल की विचारधारा का विकास करते हैं पॉलिटिकल्स के अंदर, वो कौन है? विलियम पेटी। ठीक है, विलियम पेटी के बाद में यहाँ पे 18वीं शताब्दी के अंतर्गत 18वीं शताब्दी में पॉलिटिकल ज्योग्राफी का विकास, 18वीं शताब्दी में। ठीक है, 18वीं शताब्दी में किस प्रकार पॉलिटिकल ज्योग्राफी की विचारधारा का विकास होता है। ठीक है, 17वीं शताब्दी के अंदर महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता कौन है? विलियम पेटी। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? द अर्थमेटिक। इनकी पुस्तक का नाम है द पॉलिटिक अर्थमेटिक, द पॉलिटिक अर्थमेटिक। ठीक है, ये पुस्तक किसकी है? द पॉलिटिकल अर्थमेटिक पुस्तक विलियम पेटी की है। ठीक है, 17वीं शताब्दी में इनका योगदान रहता है। 18वीं शताब्दी के अंदर भूगोल का जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी का विकास करते हैं यहाँ पे महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता कौन है? इमैनुअल कांट का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ठीक है, इनका इमैनुअल कांट का। ठीक है, इमैनुअल कांट के साथ साथ इनके जो शिष्य हैं इन्होंने भी यहाँ पे महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जैसे इनके शिष्य कौन बोलते हैं? फ्रेडरिक मोदे, हेनरिक मोदे, हमबोल्ट, रिटर और रेटजेल, इन सबका योगदान यहाँ पे होता है। ठीक है, देखो इनके शिष्य कौन कौन से हैं? शिष्य, ठीक है, फ्रेडरिक मोदे, फ्रेडरिक, हेनरिक, मोदे, हमबोल्ट, रिटर और रेटजेल। ठीक है, इन सबका योगदान भूगोल के अंतर्गत कौन सी शताब्दी में होता है? 18वीं शताब्दी के अंतर्गत इनके द्वारा पॉलिटिकल ज्योग्राफी की विचारधारा का विकास किया जाता है। ठीक है, और इमैनुअल कांट का द्वारा जो भूगोल को, राजनीतिक भूगोल को, पॉलिटिकल ज्योग्राफी को क्या दिया गया? यहाँ पे पॉलिटिकल ज्योग्राफी को दार्शनिक रूप प्रदान किया गया, दार्शनिक आधार। ठीक है, तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता कौन से? इमैनुअल कांट। इनका योगदान पॉलिटिकल ज्योग्राफी कौन सी शताब्दी में रहता है? 18वीं शताब्दी के अंतर्गत रहता है। ठीक है, इमैनुअल कांट ने पॉलिटिकल ज्योग्राफी को क्या किया? दार्शनिक रूप प्रदान किया। साथ में ये क्या कहते हैं? भूगोल के अध्ययन में किसको शामिल करते हैं? स्थानिक भिन्नता को शामिल करते हैं। ठीक है, किसको शामिल करते हैं? स्थानिक भिन्नता, की बात करते हैं। ठीक है, स्थानिक भिन्नता के ऊपर भूगोल में किसने जोर दिया था या किसने इसको अध्ययन की पद्धति बताया भूगोल के? स्थानिक विभिन्नता, इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट ने पॉलिटिकल ज्योग्राफी को दार्शनिक आधार प्रदान किया का सर्वप्रथम। ठीक है, तो भूगोल को अर्थात पॉलिटिकल ज्योग्राफी को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले 18वीं शताब्दी में कौन? इमैनुअल कांट है। ठीक है, इसके बाद में 19वीं शताब्दी में जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी का विकास होता है इसमें महत्वपूर्ण योगदान किनका रहता है? तो यहाँ पे रहता है हॉटसन मोदी का, रिचर्ड हॉटसन का। इसके अलावा किसका रहता है? रेटजेल मोदे का,
रेटजेल महोदय का। उसके बाद में कौन रहता है, एस बी जोन्स महोदय। ठीक है, कौन आता है यहाँ पे, एस बी जोन्स महोदय। तो इन तीन भूगोलवेताओं का 19वीं शताब्दी के अंतर्गत क्या रहता है, भूगोल की विचारधारा था, पॉलिटिकल ज्योग्राफी की विचारधारा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ठीक है, वुड्सन और यहाँ पे एस बी जोन्स महोदय हैं, इन्होंने पॉलिटिकल ज्योग्राफी को 19वीं शताब्दी में एक सैद्धांतिक भूगोल के आधार के रूप में प्रस्तुत किया है। ठीक है, इसके बाद में रेटजेल की बात करूँ मैं, तो रेटजेल को पॉलिटिकल ज्योग्राफी का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी किसे कहा जाता है, रेटजेल, क्योंकि 19वीं शताब्दी के अंतर्गत ही भूगोल का जो वास्तविक रूप है, अपन का जो वास्तविक रूप सामने आता है, क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप सामने आता है पॉलिटिकल ज्योग्राफी का, वो कब आता है, 19वीं शताब्दी के अंदर। और इसके अंदर महत्वपूर्ण योगदान किनका है, रेटजेल महोदय का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, भूगोल की आधारशिला रखी जाती है। ठीक है, आधारशिला 19वीं शताब्दी के अंतर्गत यहाँ पे क्या होता है, वास्तविक रूप सामने आता है पॉलिटिकल ज्योग्राफी का। ठीक है, तो वास्तविक रूप से पॉलिटिकल ज्योग्राफी का प्रारंभ कहाँ से होता है, 19वीं शताब्दी से। और यहाँ के तीन महत्वपूर्ण भूगोलवेता कौन कौन से हैं, यहाँ पे रेटजेल महोदय जो फादर ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, पॉलिटिकल ज्योग्राफी की एक पुस्तक लिखी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी 1897 अर्थात 1897 के अंतर्गत। और उसके अंतर्गत इन्होंने क्या किया, पॉलिटिकल ज्योग्राफी का क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित तरीके से इन्होंने क्या किया, पॉलिटिकल ज्योग्राफी को प्रस्तुत किया। ठीक है, इसके लिए इसको क्या कहा जाता है, रेटजेल को पॉलिटिकल ज्योग्राफी का फादर कहा जाता है। ठीक है, वुड्सन महोदय ने क्या किया और एस बी जोन्स महोदय ने क्या किया था, पॉलिटिकल ज्योग्राफी में इन्होंने क्या किया था, इसको सैद्धांतिक रूप प्रदान किया था। ठीक है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी को। ठीक है, इसी प्रकार पॉलिटिकल ज्योग्राफी की जो आधारशिला मेन आधारशिला जो वास्तविक रूप प्रारंभ होता है भूगोल का पॉलिटिकल ज्योग्राफी का, वो कौन सी शताब्दी में होता है, 19वीं शताब्दी के अंतर्गत होता है। ठीक है, अभी बात करें अपन 20वीं शताब्दी, आधुनिक रूप जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी का देखने को मिलता है वो कौन सा है, 20वीं शताब्दी का पॉलिटिकल ज्योग्राफी है। जहाँ अपन वर्तमान की जो व्यवस्थित भूगोल पढ़ते हैं, क्रमबद्ध भूगोल पढ़ते हैं, वो कौन सी शताब्दी का, 20वीं शताब्दी का। और 19वीं शताब्दी में भूगोल वास्तविक रूप प्रारंभ होता है, जिनके अंदर तीन भूगोलवेताओं का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इस प्रकार से प्रारंभिक प्रवर्तक कौन है, हिप्पोक्रेटिस, प्लेटो, अरस्तु और स्ट्रो भी योगदान रहता है। ठीक है, 17वीं शताब्दी के अंदर विलियम पेटी महोदय का भौगोलिक विचारधारा में महत्वपूर्ण योगदान रहता है पॉलिटी के अंतर्गत। ठीक है, 18वीं शताब्दी के अंदर पॉलिटिकल ज्योग्राफी को आगे बढ़ाने वाले महत्वपूर्ण भूगोलवेता है कौन, इमैनुअल कांट महोदय। ठीक, और इनके शिष्य। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा था, पॉलिटिकल ज्योग्राफी को दार्शनिक आधार प्रदान किया था इमैनुअल कांट महोदय ने। ठीक है, और भूगोल की अध्ययन पद्धति क्या बताई उन्होंने, स्थानिक भिन्नता, किसने, इमैनुअल कांट महोदय ने। फिर 19वीं शताब्दी के अंदर क्या होता है, भूगोल का वास्तविक रूप सामने आता है। ठीक है, इनमें किन किन योगदान रहता है, भूगोल वुड्सन महोदय, रेटजेल महोदय और एस बी जोन्स महोदय का योगदान महत्वपूर्ण होता है। वुड्सन महोदय ने पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत अध्ययन के उपागम अर्थात अप्रोच के अंतर्गत इन्होंने मॉर्फोलॉजी उपागम और फंक्शन अप्रोच की बात की थी। ठीक है, और एस बी जोन्स ने यूनिफाइड फील्ड थ्योरी के माध्यम से भूगोल को सैद्धांतिक रूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अब बात करते हैं अपन आगे वुड्सन महोदय और रेटजेल महोदय और एस बी जोन्स महोदय की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले फादर ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी रेटजेल महोदय की, किसके, रेटजेल, रेटजेल महोदय की। ठीक है, तो रेटजेल महोदय कहाँ के भूगोल देता है, ये जर्मन के भूगोल देता है। ठीक है, कहाँ के रहने वाले हैं, जर्मन की भूगोल देता है। ठीक है, इनके शिष्य कौन है, इनके दो महत्वपूर्ण शिष्य हैं। ठीक है, कौन कौन से, एक तो एलन चर्चिल सैम्पल। ठीक है, चर्चिल सैम्पल, चर्चिल सैम्पल। ठीक है, ये कहाँ की है, अमेरिका। ठीक है, ये कहाँ की भूगोल देता है, अमेरिका की। और दूसरे शिष्य कौन से इनके, रुडोल्फ केजेलन, रुडोल्फ केजेलन। ठीक है, अब देखो रेटजेल महोदय कौन कहलाते हैं, राजनीति भूगोल के जनक कहलाते हैं। ठीक है, ये कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी के। इनके शिष्य कौन है, एलन चर्चिल सैम्पल, जो कहाँ के रहने वाले हैं, अमेरिका के। ठीक है, इसके अलावा रुडोल्फ केजेलन, ये कहाँ के भूगोल वेता है, स्वीडिश भूगोल वेता। कहाँ के रहने वाले हैं, स्वीडिश भूगोल वेता। ठीक है, इन्होंने सर्वप्रथम क्या दिया था, रुडोल्फ केजेलन ने जियो पॉलिटिकल शब्द। ठीक है, कौन सा, जियो पॉलिटिकल शब्द की रचना सबसे प्रथम करने वाला है, जियो पॉलिटिक्स अर्थात भू राजनीति शब्द देने वाले भूगोलवेता कौन से, स्वीडिश भूगोलवेता रुडोल्फ केजेलन। ठीक है, इसके अलावा जो रेटजेल की राज्य की जो जैविक विकास का सिद्धांत था, राज्य का जो जैविक विकास का सिद्धांत था, इनका जैविक सिद्धांत को विस्तारित रूप देने वाले कौन थे,
विस्तारित रूप प्रदान करने वाले भी कौन थे? रुडोल्फ कैजेलेल महोदय थे। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं रेडजेल महोदय की। ठीक है, तो रेडजेल महोदय के विचार अर्थात इनके जो विचार थे वो किनसे प्रभावित थे? विचार अर्थात रेडजेल महोदय के विचार किनसे प्रभावित थे? प्रभावित। ठीक है, तो रेडजेल महोदय दो महत्वपूर्ण भूगोल वैज्ञानिक है जिनके विचारों से ये प्रभावित थे। ठीक है, एक तो कौन थे? स्पेंसर महोदय। ठीक है, कौन से थे? स्पेंसर महोदय, स्पेंसर महोदय। और दूसरे कौन है? डार्विन महोदय। ठीक है, डार्विन। ठीक है, अब स्पेंसर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? सर्वाइकल ऑफ फिटेस्ट सिद्धांत अर्थात उत्तरजीविता का सिद्धांत देते हैं। और उनसे क्या महोदय स्पेंसर महोदय ने कौन सा सिद्धांत दिया था जिनके विचारों से रेडजेल प्रभावित होते हैं? तो स्पेंसर महोदय ने दिया था सर्वाइवल 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 ऑफ फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट अर्थात उत्तरजीविता का सिद्धांत देते हैं कौन? स्पेंसर महोदय। और डार्विन का कौन सा सिद्धांत था? विकासवादी सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत। ठीक है, इन दोनों सिद्धांतों के विचारों से क्या होता है? दोनों सिद्धांतों के कॉन्सेप्ट से क्या होते हैं? रेडजेल महोदय प्रभावित होते हैं। ठीक है, इनका विचारधारा के ऊपर प्रभावित करने वाले कौन कौन से? स्पेंसर और डार्विन दो वैज्ञानिक रहे। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या है? पॉलिटिकल ज्योग्राफी इन्होंने पुस्तक लिखी। ठीक है, इनकी बुक कौन सी है? बुक। ठीक है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी। ठीक है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी। ठीक है, कब लिखी थी उन्होंने? 1897 के अंतर्गत। कब लिखी थी? 1897 के अंतर्गत। ठीक है, इसी पुस्तक के अंतर्गत ये क्या करते हैं? पॉलिटिकल ज्योग्राफी को क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करते हैं। इसकी वजह से इनको रेडजेल महोदय को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी। ठीक है, इसी पॉलिटिकल ज्योग्राफी पुस्तक 1897 में प्रकाशित होती है। इसी कारण राजनीतिक भूगोल का क्या कहा जाता है इनको? राजनीतिक भूगोल का क्या कहा जाता है इनको? पिता कहा जाता है। भूगोल का क्या कहा जाता है इनको? पिता कहा जाता है, फादर ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी। ठीक है, इनकी दूसरी पुस्तक है कौन सी? एंथ्रोपो ज्योग्राफी, एंथ्रोपो ज्योग्राफी। ठीक है, एंथ्रोपो ज्योग्राफी। ठीक है, इस पुस्तक कितने खंडों में लिखा था इन्होंने? 3 खंडों के अंतर्गत लिखते हैं। ठीक है, एंथ्रोपो ज्योग्राफी कितने खंडों में लिखते हैं? 3 खंडों के अंतर्गत लिखते हैं। ठीक है, और इसके आधार पर एंथ्रोपो ज्योग्राफी में इन्होंने क्या किया था? मानव के संदर्भ में अध्ययन किया था। ठीक है, इसके लिए इसको क्या कहा जाता है? मानव भूगोल का पिता कहा जाता था। मानव भूगोल का इसके अंतर्गत क्या करते हैं? ये वर्णन करते हैं सुव्यवस्थित रूप से, क्रमबद्ध रूप से। मानव भूगोल का इसलिए इनको क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। ठीक है, तो एंथ्रोपो ज्योग्राफी पुस्तक के आधार पर इनको क्या कहा जाता है? मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने एक पुस्तक और लिखी थी, वोल्कर कुंडे। ठीक है, कौन सी पुस्तक है? वोल्कर कुंडे। ठीक है, वोल्कर कुंडे पुस्तक में इन्होंने क्या किए थी? मानव की जो प्रजातियां हैं, मानव की जो प्रजातियां इनका वर्णन करते हैं। ठीक है, और मानव की प्रजातियां कितने प्रकार की बताते हैं? 6 अवस्थाएं बताते हैं। मानव विकास की जो प्रजातियां है उनकी 6 विकास की अवस्थाएं कौन बताते हैं? रेडजेल महोदय। वो कौन सी पुस्तक में बताते हैं? वोल्कर कुंडे के अंतर्गत मानव प्रजातियों का 6 अवस्थाएं बताते हैं। कितनी अवस्थाएं बताते हैं? 6 अवस्थाएं बताते हैं। ठीक है, इसके अलावा इन्हें क्या कहा जाता है? निश्चयवाद का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निश्चयवाद या नियतिवाद का जनक कहा जाता है या पिता कहा जाता है। ठीक है, निश्चयवाद का मतलब क्या है? भौगोलिक वातावरण का प्रभाव यहाँ पे उच्च अर्थात श्रेष्ठ होता है और मानव यहाँ पे क्या होता है? उसका निचला पायदान अर्थात धरातल नीचे पायदान पे होता है और यहाँ पे उच्च कौन होता है? मतलब भौगोलिक वातावरण होता है। भौगोलिक वातावरण के प्रभाव से ही मानव क्या करता है? अपने क्रियाकलाप करता है, अर्थात भौगोलिक वातावरण यहाँ पे क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। ठीक है, अतः निश्चयवाद। ठीक है, निश्चयवाद की जनक किसे कहा जाता है? रेडजेल महोदय को। ठीक है, वोल्कर कुंडे पुस्तक किसके है? रेडजेल महोदय की, जिन्होंने क्या बताया? इन्होंने मानव प्रजातियों की 6 अवस्थाओं का उल्लेख मिलता है। एंथ्रोपो ज्योग्राफी के अंतर्गत मानव भूगोल का इन्होंने सुव्यवस्थित रूप से वर्णन करते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। 1897 में इन्होंने पॉलिटिकल ज्योग्राफी पुस्तक लिखते हैं, उसके आधार पर इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये क्या कहते हैं कि जो मानव है वो किसकी है? वातावरण के उपज होता है। जो मानव, मानव क्या है? वातावरण की उपज है, वातावरण की उपज है। ये कौन कहते हैं? रेडजेल महोदय कहते हैं कि मानव क्या है? वातावरण की उपज है। अर्थात इसका मतलब क्या है? निश्चयवाद की बात कर रही है, नियतिवादी कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत वातावरण श्रेष्ठ होता है। ठीक है, अर्थात मानव किसकी उपज है? वातावरण की उपज है, रेडजेल महोदय कहता है इसे। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने
जो मानव आवास होता है, जो मानव की जो शरण स्थली होती है, उसके लिए इन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया था। कौन सा शब्द है वो? लेबेनसरोन। लेबेंस सरोई, ठीक है। तो लेबेन सरोई शब्द का अर्थ शरण स्थली शब्द का प्रयोग करने वाले सर्वप्रथम भूगोलवेत्ता कौन है? रेटजेल मोदे। जो मानव का जो आवास होता है, ठीक है, जहाँ पे उसका निवास होता है, उस क्षेत्र को शरण स्थली अर्थात लेबेन सरोन शब्द के माध्यम से इन्होंने परिभाषित किया था। किसने? रेटजेल मोदे ने, ठीक है। इसके अलावा ये क्या कहते हैं? डार्विन मोदे के जो विकासवादी सिद्धांत है, उस स्टेनबर्ग का जो सिद्धांत है, इनके विचार इनको प्रभावित करते हैं। इसी के आधार पर इन्होंने क्या करते हैं भूगोलवेत्ता रेटजेल मोदे ने क्या दिया था? राज्य का जैविक विकास का सिद्धांत देते हैं। राज्य का जैविक विकास का सिद्धांत देते हैं, जैविक सिद्धांत देते हैं, ठीक है। कब देते हैं? 1901 के अंदर ही, ठीक है। तो राज्य का जैविक विकास का सिद्धांत 1901 के अंदर रेटजेल मोदे देते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या कहते हैं? राज्य को एक जीव की तरह विकसित होना चाहिए, पलना चाहिए, बढ़ना चाहिए, अपने क्षेत्र को जीव की तरह विस्तारित करना चाहिए, ठीक है। तो राज्य का जैविक विकास का सिद्धांत कौन देते हैं? रेटजेल मोदे देते हैं, ठीक है। इस जैविक सिद्धांत को फिर आगे बढ़ाने वाले कौन है? रेटजेल रुडोल्फ कैजेलेन मोदे। रुडोल्फ कैजेलेन मोदे ने ही राज्य के जैविक विकास के सिद्धांत को एक आधुनिक रूप में, इसको विस्तारित रूप में आगे बढ़ाया, ठीक है। तो रेटजेल मोदे ने 1901 में क्या दिया? राज्य के जैविक विकास का सिद्धांत। अब इस सिद्धांत का यूज कौन करते हैं? यूज करते हैं जर्मनी सरकार। कौन करती है? जर्मनी, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है। कौन होता है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है, ठीक है। तो जर्मनी ने क्या किया? जो रेटजेल मोदे के द्वारा जो राज्य का जैविक विकास का सिद्धांत दिया गया था, तब राज्य को एक जीव की तरह पलना चाहिए, बढ़ना चाहिए, अपने क्षेत्र को विस्तार करना चाहिए, इस सिद्धांत को प्रयोग करता है जर्मन सरकार के द्वारा, ठीक है। और इसके बाद में क्या होता है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है, ठीक है। तो जर्मनी रेटजेल मोदे की महत्वपूर्ण बातें थी, ठीक है। अब देखो, राज्य के जैविक विकास के सिद्धांत के संदर्भ में इन्होंने कितने नियम दिए थे? 7 नियम बताए थे, ठीक है। कि एक राज्य को किस तरीके से पलना चाहिए, बढ़ना चाहिए, अपने क्षेत्र को विस्तारित भू राजनीति के आधार पर कार्य किया जाना चाहिए। तो 7 नियम बताते हैं रेटजेल मोदे, ठीक है। तो रेटजेल मोदे की अपन बात करते हैं, तो कहाँ के रहने वाले थे? जर्मन के। इनके शिष्य कौन है? एलन चर्चिल सैम बोलते हैं, ठीक है। रोडोल्फ कैजेलिन भी इनके क्या शिष्य रहे, जो कहाँ के? स्वीडिश मोदे के, ठीक है। स्वीडिश के रहने वाले। जियोपॉलिटिक्स शब्द की सर्वप्रथम देने वाले शब्द कौन से थे भूगोल में? था रुडोल्फ कैजेलिन, ठीक है। राज्य जैविक विकास के सिद्धांत को आगे ले जाने वाले कौन थे? रुडोल्फ कैजेलिन, जो इनके शिष्य हैं, ठीक है। इनके विचार अर्थात विचार किनके विचारों से प्रभावित होते हैं रेटजेल मोदे? तो वो है स्पेंसर मोदे और डार्विन मोदे, ठीक है। इनकी थ्योरीज को ध्यान रखना अपन को। पुस्तक कौन लिखता है? पॉलिटिकल ज्योग्राफी लिखते हैं। 1897 राजनीतिक भूगोल का पिता कहा जाता है। इसके अलावा एंथ्रोपो ज्योग्राफी 3 खंडों के अंदर लिखते हैं, उसके आधार पे उनको क्या कहा जाता है? मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। वोल्कर कुंडे मानव प्रजातियां इन्होंने 6 अवस्थाओं के अंतर्गत वर्णन किया है, ठीक है। निश्चयवाद का इनको, वातावरणवाद का, निश्चयवाद का या फिर नियतिवाद का जनक किसे कहा जाता है? रेटजेल मोदे को कहा जाता है। इसके अलावा इन्होंने मानव के निवास स्थान शरण स्थली के लिए लेबेनसरोन शब्द का प्रयोग किया, और ये क्या कहते हैं? मानव क्या है? वातावरण की उपज है, अर्थात पर्यावरण की उपज है, ऐसा कौन कहता है? रेटजेल मोदे कहते हैं। अब बात करते हैं अपन एसवी जोन्स। अब बात करते हैं अपन एसवी जोन्स मोदे की। एसवी जोन्स, एसवी जोन्स, ठीक है। एसवी जोन्स का योगदान, ठीक है। एसवी जोन्स का योगदान कब रहता है भूगोल के विचारधारा के विकास में? 19वीं शताब्दी में, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? भूगोल को, राजनीतिक भूगोल को एक सैद्धांतिक रूप प्रदान किया, और इनकी महत्वपूर्ण थ्योरी है यूनिफाइड फील्ड थ्योरी। यूनिफाइड फील्ड थ्योरी अर्थात क्षेत्रीय एकरूपता का सिद्धांत। क्षेत्रीय एकरूपता का सिद्धांत, ठीक है। अब ये थ्योरी कब देते हैं? 1954-55 के अंदर ये थ्योरी इनकी प्रकाशित होती है, ठीक है। इनके अंदर क्या करते हैं भूगोलवेत्ता? ठीक है, एस बी जोन्स में भी ये थ्योरी देते हैं यूनिफाइड फील्ड थ्योरी, ठीक है। 1954-55 के अंतर्गत, ठीक है, 1954-55 में देते हैं। और 3 भूगोलवेत्ता है, कौन कौन? होल्टसोन मोदे, होल्टसोन मोदे, होल्टसोन मोदे, हिवर्टलेसी मोदे, हिवर्टलेसी मोदे, और कौन बोलते हैं? जीन गोटमैन, जीन गोटमैन। गोटमैन, हिवर्टलेसी और होल्टसोन के विचारों को इन्होंने संकलन करके, समन्वित करके, ठीक है, इनको एकीकृत रूप में देकर के एक थ्योरी देते हैं यूनिफाइड फील्ड थ्योरी। कौन? एसवी जोन्स मोदे, ठीक है। कितने विद्वानों की अर्थात कितने भूगोलवेताओं के विचारों को इन्होंने संकलन किया? 3 के, होल्टसोन, हिवर्टलेसी और जीन गोटमैन। होल्टसन का कॉन्सेप्ट क्या था? होल्टसोन मोदे का कार्य संबंधी इन्होंने क्या दिया था?
उपागम दिया था। ठीक है, कौन सा उपागम दिया था इन्होंने? कार्य संबंधी उपागम। ठीक है, राजनीति भूगोल के अंतर्गत। ठीक है, कौन सा उपागम दिया था इन्होंने? कार्य संबंधी उपागम दिया था। यूएट लेसी ने क्या दिया था? ऐतिहासिक विकास, ऐतिहासिक उत्पत्ति। ठीक है, ऐतिहासिक उत्पत्ति संबंधी उपागम कौन देते हैं? यूएट लेसी महोदय देते हैं। और क्षेत्रीय संगठन की बात कौन करते हैं यहाँ पे? क्षेत्रीय संगठन। ठीक है, क्षेत्रीय संगठन पे कार्य करने वाले भूगोलवेत्ता कौन है? जीन गोटबेन महोदय। ठीक है, इन तीनों के विचारों को संकलित रूप में यूनिफाइड फील्ड थ्योरी के अंदर रखने वाले कौन है? एसवी जोन्स महोदय है। ठीक है, अब इस थ्योरी के अंदर ये क्या बताते हैं कि राज्य होता है, राज्य का निर्माण होता है। ठीक है, जो राज्य का निर्माण होता है वो कितने तत्वों से होता है? 5 तत्वों के द्वारा होता है। ठीक है, और इन 5 तत्वों का क्या होता है? एक अनुक्रम होता है। क्या होता है? अनुक्रम होता है। ठीक है, कैसे होता है देखिए, सबसे पहले क्या होता है? निर्णय। ठीक है, क्या लिया जाता है? निर्णय लिया जाता है। फिर निर्णय को क्या किया जाता है? निर्णय से पहले क्या आता है? विचार। ठीक है, एक विचार आता है। क्या आता है? एक विचार। ठीक है, विचार को क्या किया जाता है? निर्णय लिया जाता है उसके आधार पे। फिर निर्णय को क्या दी जाती है? यहाँ पे गति प्रदान की जाती है। ठीक है, और गति के माध्यम से क्या किया जाता है? एक क्षेत्र में, और क्षेत्र से क्या बनता है? एक राजनीतिक क्षेत्र। क्या बनता है? फिर राजनीतिक क्षेत्र। इस प्रकार एक राज्य का निर्माण होता है। ठीक है, इस अनुक्रम के अंतर्गत कौन कहते हैं? एसबी जोन्स महोदय कहते हैं यूनिफाइड फील्ड थ्योरी के अंतर्गत कि सबसे पहले क्या होगा? एक विचार होगा, फिर निर्णय, फिर गति, फिर क्षेत्र और फिर राजनीतिक क्षेत्र। इन सबसे क्या होगा? इस प्रकार एक राज्य का निर्माण होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है जैसे इजराइल और बांग्लादेश। कौन है? इजराइल और बांग्लादेश। ठीक है, उदाहरण के तौर पर देखिए अपन तो कौन आएगा इसमें? इजराइल। ठीक है, इजराइल। ठीक है, इजराइल और बांग्लादेश, इजराइल और बांग्लादेश। ठीक है, अब देखो इजराइल की बात करें अपन इस थ्योरी के अनुसार, तो सबसे पहले इजराइल की जनता क्या करती है? एक विचार लेती है, एक कॉन्सेप्ट लेती है कि अपन को क्या करना है, यहाँ से प्रवास करके अपन एक अलग राज्य स्थापित करना है। तो ठीक है, तो सबसे पहले वहां की जनता में क्या होता है? इजराइल की जनता में क्या होता है? वहां पे एक विचार बनता है, कॉन्सेप्ट बनता है, फिर उसको क्या कहते हैं? वो निर्णय लेते हैं। ठीक है, निर्णय के माध्यम से वहां से क्या करते हैं? प्रवास करते हैं क्षेत्र के अंतर्गत, और वो क्षेत्र में जिसमें प्रवास करते हैं वो क्षेत्र कौन सा बन जाता है? यहाँ पे इजराइल। और वो निर्णय लेते हैं, वो कौन सा पत्र होता है उनका? एक वेल फॉर घोषणा पत्र होते हैं, जिसके माध्यम से वो निर्णय लेते हैं कि अपन गति करके अपना अलग से एक क्षेत्र निर्माण करेंगे, अपना अपना एक राज्य का निर्माण करेंगे, एक राज्य स्थापित करेंगे। ठीक है, तो राज्य के निर्माण का अनुक्रम क्या बताया जोन्स ने यूनिफाइड फील्ड थ्योरी के अंतर्गत? सबसे पहले एक विचार होता है, विचार को निर्णय में बदला जाता है, फिर गति होती है अर्थात प्रवास, और बाद में क्षेत्र, और क्षेत्र के बाद में वह राजनीतिक, वहां पे राजनीतिक कई काम करने लग जाती है, प्रशासन का कार्य होता है, तो वह राज्य एक संप्रभुता के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, और राज्य क्षेत्र का विकास होता है। इसी प्रकार से बांग्लादेश का विकास होता है। ठीक है, इसके अलावा एसपी जोन्स महोदय कहते हैं कि जो राज्यों के बीच में जो सीमाओं का निर्धारण होता है, ठीक है, उनके अंदर कितने तत्वों के आधार पे होता है? 3 तत्वों के आधार पे। ठीक है, कितने तत्वों के आधार पे होता है? 3 तत्वों के आधार पे। कौन कौन से है? निश्चय। सबसे पहले क्या किया जाता है? निश्चय किया जाता है कि ये बाउंड्री कहाँ पे होगी। ठीक है, निश्चित करने के बाद उसको निर्धारण किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? निर्धारण किया जाता है उसका। ठीक है, निश्चय निर्धारण, फिर क्या किया जाता है? उसका अंकन कर दिया जाता है। अंकन के बाद में क्या किया जाता है? वहां पे प्रशासन स्थापित किया जाता है। तो इस प्रकार से एक सीमा का मतलब कार्य किया जाता है। सीमा, दो राज्यों के बीच में जो सीमा होती है, ठीक है, वो क्या करते हैं? सीमाओं को निश्चित किया जाता है सबसे पहले, उसके बाद निर्धारण किया जाता है उसका, फिर उसको वहां पे अंकन किया जाता है, उसके बाद वहां पे प्रशासन के माध्यम से वहां दो राज्यों के बीच में अलग अलग सीमा होती है। ठीक है, ये 3 तत्व होते हैं। और राज्य निर्माण के कितने तत्व बताए उन्होंने? 5 तत्व बताए थे। यूनिफाइड फील्ड थ्योरी एसपी जोन्स 1954-5। ठीक है, के अंदर देते हैं होडसन यूक्लेसी गोटमैन के विचारों को यहाँ पे सम्मिलित रूप दिया जाता है। ठीक है, ये थ्योरी याद रखना अपनी। होडसन मॉडल पॉलिटिकल ज्योग्राफी में एक महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता होडसन मॉडल, हार्टशॉन। ठीक है, हार्टशॉन मॉडल। ठीक है, हार्टशॉन मॉडल का योगदान क्या है पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत? होडसन का एक महत्वपूर्ण कथन चर्चित है। वह कहते हैं कि भूगोल में बातें करने से कुछ नहीं होता, कुछ करके दिखाया जा सकता है। ऐसा कौन कहता है? होडसन मॉडल कहता है। तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी में इनके विचार देखते हैं क्या कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इन्होंने पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत जो सीमाएं है, सीमाओं का जो आनुवंशिक वर्गीकरण इन्होंने किया था। ठीक है, राजनीतिक विज्ञान के अंदर क्या किया था इन्होंने? सीमाओं का, जो राज्यों के बीच में बाउंड्रीज होती है, ठीक है, सीमाओं का इन्होंने क्या किया था? आनुवंशिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। ठीक है, आनुवंशिक
आनुवंशिक वर्गीकरण प्रस्तुत आनुवंशिक वर्गीकरण किया। और कब किया था इन्होंने? 1936 के अंतर्गत। कितनी प्रकार की सीमाएं बताई इन्होंने? 3 प्रकार की सीमाएं बताई थी। ठीक है, तो हॉडसन मोदे ने सीमाओं का क्या किया था? आनुवंशिक वर्गीकरण किया था और 3 प्रकार की सीमाएं बताते हैं। ठीक है, कब करते हैं? 1936 के अंतर्गत। ठीक है, इनके द्वारा बुक लिखी जाती है 2 महत्वपूर्ण। ठीक है, नेचर ऑफ ज्योग्राफी, प्रथम पुस्तक कौन सी है इनकी? नेचर ऑफ ज्योग्राफी। नेचर ऑफ ज्योग्राफी कब लिखी है उन्होंने? 1939 1939 के अंतर्गत। ठीक है, दूसरी पुस्तक है इनकी द पर्सपेक्टिव एक्टिव द पर्सपेक्टिव नेचर ऑफ ज्योग्राफी। नेचर ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, ये पुस्तक कब लिखते हैं? 1959 के अंतर्गत। ठीक है, ज्योग्राफी 1959 के अंतर्गत ये पुस्तक लिखते हैं। तो कौन? हॉडसन मोदे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हॉडसन मोदे ने। ठीक है, हॉडसन मोदे ने क्या किया था? द पर्सपेक्टिव नेचर ऑफ ज्योग्राफी में क्या कहते हैं? ये भूगोल की डेफिनेशन देखें, भूगोल क्या है। ठीक है, इसके अलावा भूगोल के उद्देश्य की भी बात करते हैं। ठीक है, इसमें नेचर ऑफ पर्सपेक्टिव नेचर ऑफ ज्योग्राफी 1959 के अंतर्गत। ठीक है, अब बात करते हैं हॉडसन मोदे ने पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत, पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत 2 अप्रोच दी। ठीक है, अर्थात 2 उपागम बताई उन्होंने। ठीक है, उपागम। ठीक है, पहला उपागम देते हैं 1935 के अंतर्गत। कौन सा उपागम है इनका? ठीक है, संरचना संबंधी उपागम, संरचना संरचना उपागम अर्थात मोर्फोलॉजी अप्रोच। ठीक है, मोर्फोलॉजी अप्रोच देते हैं। ठीक है, कब देते हैं? ये 1935 के अंतर्गत। ठीक है, फिर इसी को क्या करते हैं? संशोधित करके 1950 के अंतर्गत देते हैं दूसरा अप्रोच, कार्य संबंधी उपागम। ठीक है, कौन सा उपागम देते हैं? कार्य संबंधी उपागम। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? फंक्शन अप्रोच। ठीक है, क्या कहा जाता है? फंक्शनल अप्रोच कहा जाता है। ठीक है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंदर हॉडसन मोदे 2 प्रकार के अप्रोच देता है। उपागम अध्ययन के उपागम देता है, संरचना संबंधी उपागम मोर्फोलॉजी अप्रोच देता है 1935 के अंदर। फिर 1950 में इसी को संशोधित करके क्या देते हैं? कार्य संबंधी अर्थात फंक्शनल अप्रोच की बात करते हैं। कौन? हॉडसन मोदे। ठीक है, आगे बात करते हैं हॉडसन मोदे में जो क्षेत्रीय विभिन्नता है। ठीक है, अर्थात स्थानिक विभिन्नता या क्षेत्रीय विभिन्नता, क्षेत्रीय विभिन्नता की जो संकल्पना है, जो संकल्पना है उसको विकसित करने का कार्य किसने किया था? हॉडसन मोदे ने किया था। ठीक है, तो क्षेत्रीय विभिन्नता की संकल्पना को विकसित करने का कार्य भूगोल में किसने किया था? हॉडसन मोदे ने किया था। ठीक है, अब हॉडसन मोदे क्या कहते हैं? द पर्सपेक्टिव नेचर ऑफ ज्योग्राफी के अंतर्गत भूगोल की डेफिनेशन, परिभाषा बताते हैं। ठीक है, तो भूगोल के बारे में क्या कहते हैं? भूगोल के बारे में क्या कहते हैं? इनके अनुसार भूगोल की परिभाषा क्या है कि धरातल के आधार अर्थात पृथ्वी सतह के ऊपर जो विविधात्मक लक्षण पाए जाते हैं उनका शुद्ध क्रमबद्ध वर्णन और व्याख्या करना ही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। क्या कहते हैं? कि पृथ्वी सतह पर, पृथ्वी की जो सतह है, पृथ्वी सतह पर विविधात्मक लक्षण अर्थात विविध लक्षणों का शुद्ध शुद्ध एवं क्रमबद्ध वर्णन और व्याख्या करना, वर्णन और व्याख्या करना ही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। ये किसने कहा था? ज्योग्राफी की डेफिनेशन अर्थात भूगोल को परिभाषित करने की जो डेफिनेशन दी है, भूगोल को परिभाषित करने के अंदर जो हॉडसन के विचार रहे वो क्या कहते हैं? कि पृथ्वी सतह के ऊपर जो विविध लक्षण दिखाई देते हैं अपन को, ठीक है ना, उनका क्या करना है? शुद्ध क्रमबद्ध रूप से वर्णन और व्याख्या करना ही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। कौन कहता है? हॉडसन मोदे कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा भूगोल के उद्देश्य की भी बात करते हैं कि भूगोल का अध्ययन का जो उद्देश्य है वो कहते हैं कि भूगोल क्या है अर्थात कैसे इसका अध्ययन किया जाए। ठीक है, किस तरीके से अध्ययन किया जाए, भूगोल क्या है और क्यों है। ठीक, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कौन करता है? हॉडसन मोदे करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हॉडसन की ये विचारधारा क्रमबद्ध रूप से वर्णन प्रस्तुत करते हैं हॉडसन मोदे। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले क्या किया था? आनुवंशिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया सीमाओं का। ठीक है, इनकी 2 पुस्तक महत्वपूर्ण, नेचर ऑफ ज्योग्राफी, पर्सपेक्टिव नेचर ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी की उपागम के लिए 2 प्रकार के उपागम दिए इन्होंने, फंक्शन अप्रोच और मोर्फोलॉजी अप्रोच। ठीक है, क्षेत्रीय विभिन्नता की संकल्पना को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है?
हॉटसॉन मोदे को जाता है। ठीक है, भूगोल की डेफिनेशन देते हैं कि विविध लक्षण पाए जाते हैं जो पृथ्वी की सतह पर उनका शुद्ध क्रमबद्ध वर्णन और व्याख्या करना ही भूगोल कहलाता है। अब बात करते हैं अपन डेफिनेशन, पॉलिटिकल ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण डेफिनेशन की बात करते हैं, जहाँ पे आपके इसमें एक क्वेश्चन पूछती है। साथ ही में डेफिनेशन के अंतर्गत जो डेफिनेशन की जो नेचर होती है भूगोल एक भूगोल डेटा के अनुसार जो विचार रखी जाती है उनसे भी कॉन्सेप्ट से भी अर्थात नॉन से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिकल ज्योग्राफी की परिभाषा में इमेनुअल कांट की। ठीक है, क्योंकि इमेनुअल कांट, ठीक है, ये क्या कहते हैं इमेनुअल कांट राजनीतिक भूगोल के बारे में क्या कहते हैं कि राजनीतिक जो उपकरण होते हैं, राजनीतिक जो इकाइयां होती है उनका प्राकृतिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है पॉलिटिकल ज्योग्राफी कहलाता है। राजनीतिक जो इकाइयां होती है, राजनीतिक इकाइयां, ठीक है, राजनीतिक इकाइयां, राजनीतिक इकाइयां की प्राकृतिक पृष्ठभूमि, प्राकृतिक पृष्ठभूमि होती है, पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि का अध्ययन, पृष्ठभूमि का अध्ययन ही क्या कहलाता है पॉलिटिकल ज्योग्राफी कहलाता है। इस चीज का समझ सकते हैं पॉलिटिकल जो यूनिट्स होते हैं और पॉलिटिकल यूनिट्स होते हैं जो क्रम होते हैं उनका एक प्राकृतिक पृष्ठभूमि होती है भूगोल स्वरूप है। उसके संदर्भ में अगर अपन पॉलिटिकल जो यूनिट्स के बाकी राजनीतिक इकाइयों का एक प्राकृतिक क्षेत्र के संदर्भ में अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाते हैं इमेनुअल कांट के अनुसार पॉलिटिकल ज्योग्राफी कहलाते हैं, राजनीतिक भूगोल कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में महत्वपूर्ण सिद्धांत है पीवट लेसन होती है। ठीक है, पीवट लेसन, पीवट लेसन होती है। ठीक है, पीवट लेसन पॉलिटिकल ज्योग्राफी के बारे में क्या कहते हैं कि स्टडी ऑफ पॉलिटिकल फेनोमेना ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, अर्थात ये क्या कहते हैं अर्थात भू क्षेत्र के अंतर्गत जो राजनीतिक घटनाएं हैं उनका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है पॉलिटिकल ज्योग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है। बात करते हैं इमेनुअल कांट। इमेनुअल कांट पॉलिटिकल ज्योग्राफी के बारे में क्या कहते हैं कि जो राजनीतिक इकाइयां होती है पॉलिटिकल यूनिट तथा राजनीतिक जो उपकरण होते हैं उनका प्राकृतिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है इमेनुअल कांट के अनुसार पॉलिटिकल ज्योग्राफी। ह्यूबर्ट लेसी मोदे क्या कहते हैं कि भू क्षेत्र के अंतर्गत भू क्षेत्र की जो राजनीतिक घटनाएं होती है अर्थात पॉलिटिकल ज्योग्राफी क्या कहा जाता है ह्यूबर्ट लेसी मोदे के अनुसार, ठीक है, स्टडी ऑफ पॉलिटिकल फेनोमेना इन स्पेस अर्थात भू क्षेत्र में राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन, भू क्षेत्र में राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन ही क्या कहलाते हैं पॉलिटिकल ज्योग्राफी कहलाता है। किसके भू क्षेत्र में राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन अर्थात भिन्न भिन्न जो क्षेत्र होते हैं जो वहाँ पे भिन्न भिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत जो राजनीतिक घटनाएं घटित होती है उस प्रकार के क्षेत्र का अध्ययन करना ही, उस क्षेत्र के संदर्भ में अध्ययन करना ही पॉलिटिकल ज्योग्राफी ह्यूबर्ट लेसी के अनुसार है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अपन हॉटसॉन मोदे की। ठीक है, हॉटसॉन मोदे की, ठीक है, हॉटसॉन मोदे क्या कहते हैं कि भिन्न भिन्न जो स्थान है अर्थात भिन्न भिन्न स्थानों पर, ठीक है, भिन्न भिन्न स्थानों पर जो भिन्न भिन्न राजनीतिक उपकरण पाए जाते हैं उनका जो पृथ्वी सतह के ऊपर जो भिन्न लक्षण है अर्थात भिन्न भिन्न स्थान भिन्न भिन्न अनेक राजनीतिक इकाइयां उनका अलग अलग जो पृथ्वी पर भूदृश्य पाए जाते हैं अर्थात भूमि के जो लक्षण पाए जाते हैं उसके आधार पर अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अर्थात भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न राजनीतिक उपकरण का पृथ्वी सतह पर भिन्न लक्षणों के संदर्भ में भूगोल का अध्ययन किया जाता है तो वो क्या कहलाता है पॉलिटिकल ज्योग्राफी कहलाता है। कौन कहते हैं हॉटसॉन मोदे क्या कहते हैं कि भिन्न भिन्न स्थानों पर जो भिन्न भिन्न राजनीतिक इकाइयां पाई जाती है उनका पृथ्वी सतह पर जो पृथ्वी सतह के ऊपर जो भिन्न लक्षण दिखाई देते हैं प्राकृतिक लक्षण दिखाई देते हैं उनके संदर्भ में अगर अपन भूगोल की बात करते हैं तो वो क्या कहलाता है अध्ययन पॉलिटिकल ज्योग्राफी कहलाता है। ठीक है, कौन कहता है हॉटसॉन मोदे कहते हैं। ठीक है, तो इमेनुअल कांट मोदे क्या कहते हैं राजनीतिक इकाइयों की प्राकृतिक राजनीतिक प्रदेश। ठीक है, अब बात करते हैं अलेक्जेंडर मोदे। ठीक है, हॉटसॉन के बाद में अलेक्जेंडर मोदे जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी की डेफिनेशन देते हैं उसको परिभाषित करते हैं, वो कहते हैं अलेक्जेंडर मोदे
कि जो राजनीतिक प्रदेश होते हैं, पॉलिटिकल जो रीजन्स होते हैं, उनका पृथ्वी सतह के ऊपर जो तत्व पाए जाते हैं उनके संदर्भ में अध्ययन करना ही पॉलिटिकल ज्योग्राफी कहलाता है। कौन कहता है? अलेक्जेंडर मोदे कहता है। ठीक है, अलेक्जेंडर मोदे। ठीक है, अलेक्जेंडर मोदे क्या कहते हैं कि जो राजनीतिक प्रदेश पाए जाते हैं, राजनीतिक प्रदेश, राजनीतिक प्रदेश अतः राजनीतिक प्रदेशों का पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी सतह के ऊपर जो तत्व पाए जाते हैं के संदर्भ में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। कौन कहता है ये बात? अलेक्जेंडर मोदे कहते हैं कि जो राजनीतिक प्रदेश होते हैं, पॉलिटिकल रीजन्स होते हैं, और उनका जो पृथ्वी सतह पर जो फैक्टर्स कारक पाए जाते हैं अलग अलग, उनके आधार पे अगर वो बात करते हैं, उनके आधार पे अगर अध्ययन करते हैं तो वो ज्योग्राफी क्या कहलाती है? पॉलिटिकल ज्योग्राफी कहलाती है। ठीक है, इसके अंदर बात करते हैं इमैनुअल कांट की परिभाषा, महत्वपूर्ण है, याद रखना अपन को। ह्यूटलेसी मोदे मोस्ट इंपोर्टेंट है। भू क्षेत्र में राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है? पॉलिटिकल ज्योग्राफी। हॉटसन मोदे क्या कहते हैं? क्षेत्रीय विभिन्नता के आधार पे ही इन्होंने पॉलिटिकल ज्योग्राफी की डेफिनेशन देते हैं कि भिन्न स्थानों पर भिन्न राजनीतिक उपक्रमों का भिन्न लक्षणों के आधार पर अध्ययन किया जाता है। अलेक्जेंडर मोदे पॉलिटिकल रीजन्स के आधार पे, पॉलिटिकल रीजन्स के आधार पे जो क्षेत्र सतह के ऊपर जो तत्व पाए जाते हैं उनके आधार पे पॉलिटिकल ज्योग्राफी का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? पॉलिटिकल ज्योग्राफी। अब बात करते हैं अपन फोंडस मोदे की। ठीक है, फोंडस मोदे। ठीक है, एस.जी. फोंडस। ठीक है, ये क्या कहते हैं पॉलिटिकल ज्योग्राफी के बारे में कि एक राजनीतिक दृष्टि से, पॉलिटिकल दृष्टि से संगठित क्षेत्र जहाँ पे क्या होना चाहिए, उसका भौगोलिक विस्तार होता है, वहाँ पे उसका भौगोलिक वातावरण होते हैं, प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं उस क्षेत्र में, जनसंख्या का एक सामाजिक स्वरूप पाया जाता है जैसे धर्म, जाति वगैरह के आधार पे। इसके अलावा जो वर्तमान राजनीतिक घटनाएं घटित होती है वहाँ पे, उसके संदर्भ में एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र का निर्माण होते हैं, वहाँ पे उसके राजनीतिक क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? पॉलिटिकल ज्योग्राफी कहलाता है। कौन कहते हैं ये बात? फोंडस मोदे कहते हैं कि राजनीतिक दृष्टि से, अर्थात राजनीतिक दृष्टि से संगठित क्षेत्र में, संगठित क्षेत्र में जहाँ क्या क्या होता है, वहाँ पे प्राकृतिक संसाधन होते हैं, इस क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, इसके अलावा और क्या पाया जाता है? वहाँ पे भौगोलिक विस्तार होता है उसका, भौगोलिक विस्तार, भौगोलिक विस्तार या उसका वातावरण। ठीक है, इसके अलावा और क्या पाया जाता है? वहाँ पे राजनीतिक समझौते, उसके राजनीतिक समझौते, राजनीतिक समझौते। ठीक है, और क्या है वहाँ पे? वर्तमान की राजनीतिक घटनाएं, वर्तमान की राजनीतिक घटनाएं। साथ में और क्या? वहाँ का जो जनसंख्या है उस क्षेत्र के अंतर्गत, जनसंख्या का सामाजिक स्वरूप। ठीक है, इन सब का अध्ययन के अर्थात एक क्षेत्र अर्थात राजनीतिक दृष्टि से एक संगठित क्षेत्र। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है? प्राकृतिक उसका संसाधन होता है, वहाँ पे भौगोलिक विस्तार होता है उस क्षेत्र का, राजनीतिक समझौते, उसके वर्तमान वहाँ की राजनीतिक घटनाएं होती है, वहाँ पे रहने वाले लोगों का एक सामाजिक स्वरूप पाया जाता है। इन सबसे एक सामाजिक एक विशिष्ट क्षेत्र का निर्माण होता है। ठीक है, एक विशिष्ट क्षेत्र का क्या होता है? वहाँ पे निर्माण होता है। ठीक है, उसके अंतर्गत राजनीति का अगर अध्ययन करते हैं तो वो क्या कहलाता है? पॉलिटिकल ज्योग्राफी कहलाता है। अब यहाँ से डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है आरपीएससी से, और कैसा क्वेश्चन बन सकता है? ये सभी क्षेत्र, ये सभी क्षेत्र क्या है? पॉलिटिकल ज्योग्राफी के विषय वस्तु के क्षेत्र है। ठीक है, इन सबके ये सब क्षेत्र क्या है? पॉलिटिकल के विषय क्षेत्र है। ठीक है, तो आरपीएससी की दृष्टि से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फोंडस मोदे ने जो राजनीतिक पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंदर विशेष क्षेत्र में जो जो कारक बताए, जो जो फैक्टर्स बताए, वो कौन से थे? प्राकृतिक संसाधन, भौगोलिक विस्तार होता है क्षेत्र में, राजनीतिक समझौते होते हैं, वर्तमान घटनाएं होती है, और वहां से सामाजिक स्वरूप होता है जनता का तथा जनसंख्या का। उस विशिष्ट क्षेत्र के अंतर्गत क्या किया जाता है? राजनीति का अध्ययन किया जाता है भौगोलिक दृष्टि से, तो वो क्या कहलाता है? पॉलिटिकल ज्योग्राफी। फोंडस मोदे की मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषा है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे मूडी मोदे की। ठीक है, मूडी मोदे क्या कहते हैं पॉलिटिकल ज्योग्राफी के बारे में
एई मूडी कहते हैं कि जो क्षेत्र के अंतर्गत जो वर्तमान घटनाएं घटित हो रही है उसके संदर्भ में भूगोल का अध्ययन पॉलिटिकल ज्योग्राफी कहलाता है। वर्तमान घटनाओं से संबंधित, ठीक है, वर्तमान घटनाओं से संबंधित अध्ययन, ठीक है। एक क्षेत्र विशेष के अंतर्गत जो वर्तमान घटनाएं घटित हो रही है पॉलिटिकल दृष्टि से उनका वहां पे अध्ययन करना नहीं क्या कहलाता है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी कहलाता है। कौन कहते हैं ये बात, एई मूडी कहते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी पोंडस महोदय की परिभाषा और एई मूडी महोदय की परिभाषा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। आगे अपन रिचर्ड महोदय की, रिचर्ड महोदय क्या कहते हैं कि राजनीतिक और स्थानगत उपक्रम पाए जाते हैं, उनकी जो राजनीतिक और भौगोलिक जो स्थानगत उपक्रम पाए जाते हैं उनके आधार पर पॉलिटिकल का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, राजनीतिक भूगोल कहलाता। रिचर्ड मोर, ठीक है। रिचर्ड मोर क्या कहते हैं कि राजनीतिक और भौगोलिक, राजनीतिक और भौगोलिक, राजनीतिक और भौगोलिक उपक्रम उपक्रमों के जो स्थानगत अंतर संबंध पाया जाता है, स्थानगत या क्षेत्रीय अंतर संबंध पाए जाते हैं उनका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी कहलाता है। ये रिचर्ड मूर की डेफिनेशन है पॉलिटिकल ज्योग्राफी के संबंध में। क्या कहते हैं कि जो राजनीतिक और भौगोलिक उपक्रम पाए जाते हैं उनका जो स्थानगत तथा क्षेत्रीय अंतर संबंध है, एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से किस प्रकार से राजनीतिक और भौगोलिक दृष्टि से अंतर संबंध रखता है, कोरिलेशन रखता है, उसके आधार पे जो डेफिनेशन दी थी वो डेफिनेशन किसकी है, रिचर्ड मूर मूडे की है। एस बी कोहेन मुद्दे क्या कहते हैं कि स्थान स्थान पर जो राजनीतिक उपक्रमों की भिन्नता पाई जाती है वही पॉलिटिकल ज्योग्राफी की क्या है, मूल भावना। कौन कहता है, एस बी कोहेन। कौन कहता है, स्थान स्थान पर जो राजनीतिक उपक्रमों की भिन्नता पाई जाती है वही क्या है, वह राजनीतिक भूगोल की मूल भावना है, राजनीतिक भूगोल की मूल भावना है, ठीक है। ऐसा कौन कहता है, एस बी कोहेन मुअद्दे कहते हैं कि स्थान स्थान पर जो राजनीतिक उपक्रमों की जो भिन्नता पाई जाती है, ठीक है, इनमें क्षेत्रीय भिन्नता पाई जाती है। हर स्थान पर क्या पाई जाती है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग राजनीतिक उपक्रमों की क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। यही क्या पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अध्ययन की मूल भावना है। ऐसा कौन कहता है, एस बी कोहेन कहता है। एस बी कोहेन क्या कहते हैं, विश्व के 10 भूसामरिक प्रदेश, विश्व को कितने 10 भूसामरिक प्रदेशों में बांटने वाले मुद्दे कौन है, एस बी कोहेन। विश्व को 10 भूसामरिक प्रदेशों, 10 भूसामरिक प्रदेश बताने वाले कौन है, विश्व के 10 भूसामरिक प्रदेश, ठीक है, बताने वाले कौन है, एस बी कोहेन मोडे है, ठीक है। तो एस बी कोहेन ने पॉलिटिकल ज्योग्राफी बताया था, स्थान स्थान पर राजनीतिक उपक्रमों में जो भिन्नता पाई जाती है यही पॉलिटिकल ज्योग्राफी की क्या है, मूल भावना है। साथ ही में इन्होंने क्या कहा कि 10 जो भूसामरिक प्रदेश पाए जाते हैं, विश्व को 10 भूसामरिक प्रदेश में बांटने वाले महोदय कौन थे, एस बी कोहेन महोदय थे। आरवी प्रेस्कॉट की डेफिनेशन देखते हैं आप, आरवी प्रेस्कॉट कहाँ के रहने वाले हैं, भूगोलवेता, ऑस्ट्रेलिया के भूगोलवेता है आरवी प्रेस्कॉट। इन्होंने क्या किया था, पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत इलेक्ट्रल ज्योग्राफी अर्थात निर्वाचन भूगोल का भी अध्ययन किया था। इन्होंने क्या कहा था, पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत जो राजनीतिक उपक्रम है, राजनीतिक उपक्रम या राजनीतिक क्रियाओं के माध्यम से, राजनीतिक क्रियाओं या राजनीतिक उपक्रम के माध्यम से जो उत्पन्न हुए हैं भौगोलिक परिणाम या तथ्य, उनका अध्ययन करना ही पॉलिटिकल ज्योग्राफी है। ऐसा पॉलिटिक निर्णय एवं राजनीतिक निर्णय या क्रिया, राजनीतिक निर्णय या क्रिया से उत्पन्न भौगोलिक परिणाम,
भौगोलिक परिणाम या तथ्य का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी कहलाता है। ठीक है, तो ये कौन कहता है, आरवी प्रेस्कॉट क्या कहते हैं कि राजनीतिक जो निर्णय एवं क्रियाएं होती है, जो पॉलिटिकल्स अपने डिसीजन लेते हैं, निर्णय जो एक्टिविटीज होते हैं, उससे जो उत्पन्न होता है उसका जो भौगोलिक परिणाम या तथ्य, अर्थात इन निर्णय और क्रियाओं के माध्यम से जो उत्पन्न प्रभाव होती है उनका, ठीक है, उन प्रभावों का भौगोलिक परिणाम ज्योग्राफिकल, अर्थात ज्योग्राफिकल उसका रिजल्ट क्या रहता है, उसके फैक्ट्स किस प्रकार से प्रभावित होते हैं इस निर्णय और क्रियाओं के माध्यम से, इसका अध्ययन करना ही प्रेस कोड के अनुसार क्या है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी है। अर्थात पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अध्ययन के दो चार्ट बताए हैं, दो चार्ट ये किसने बताए थे, अध्ययन चार्ट। ठीक है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी का अध्ययन चार्ट। ठीक है, अध्ययन चार्ट बताने वाला कौन है या बनाने वाला कौन है, आरवी प्रेस्कॉट। जिसमें फर्स्ट चार्ट के अंतर इन्होंने क्या रखा, राजनीतिक निर्णय एवं क्रियाओं को रखा, साथ में दूसरा चार्ट बनाया इन्होंने भौगोलिक परिणाम एवं तथ्य। तो इन दोनों के आधार पर इन्होंने पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अध्ययन का चार्ट बनाया था। इसमें और क्या किया, साथ में राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत, राजनीतिक भूगोल में इन्होंने क्या किया था, निर्वाचन भूगोल का अध्ययन भी किया। ठीक है, निर्वाचन भूगोल का अध्ययन। ठीक है, तो प्रेस्कॉट भूगोलवेता किसके लिए जाने जाते हैं, निर्वाचन भूगोल के रूप में जाने जाते हैं, एक निर्वाचक भूगोलवेता है। ठीक है, और ये कहाँ के रहने वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया के भूगोलवेता है। अपन ने जो मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन थी पॉलिटिकल ज्योग्राफी की, जो आरपीएससी से मतलब एक क्वेश्चन हमेशा यहाँ से पूछा जाता है और ट्रेंड रहा है कि इन्हीं ही डेफिनेशन से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। साथ में एक क्वेश्चन अगर वो यहाँ से कॉन्सेप्ट बेस बनाता है तो प्रेस्कॉट की डेफिनेशन, हॉटसोन की डेफिनेशन से वो क्या बना सकता है, क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, तो प्रेस्कॉट की परिभाषा चार्ट के संदर्भ में ध्यान रखना है और निर्वाचन भूगोल में इनको ध्यान रखना है। अब पढ़ते हैं अपन आगे राजनीतिक जो भूगोल है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी की जो अध्ययन की जो विचारधाराएं हैं, ठीक है, उनकी बात करते हैं कि फ्रांस की विचारधारा इसके संदर्भ में क्या रही है पॉलिटिकल ज्योग्राफी में, अमेरिका कौन सा कॉन्सेप्ट देता है पॉलिटिकल ज्योग्राफी में, और जर्मनी का कॉन्सेप्ट क्या रहा है, इसकी बात करते हैं अपन आगे। ठीक है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी की विचारधारा, पॉलिटिकल ज्योग्राफी की अध्ययन की विचारधारा, अध्ययन की विचारधारा, विचारधारा। ठीक है, तो इनके अंदर तीन विचारधाराएं महत्वपूर्ण है। ठीक है, कितनी विचारधाराएं पढ़ेंगे अपन, तीन विचारधाराएं। ठीक है, फर्स्ट किसकी है, फ्रांस की। ठीक है, फर्स्ट विचारधारा किसकी है, फ्रांस की। सेकंड किसकी है, अमेरिका की। ठीक है, अर्थात अमेरिका कौन सा कॉन्सेप्ट देता है पॉलिटिकल ज्योग्राफी में। तीसरा कौन सा है पॉलिटिकल ज्योग्राफी की विचारधारा, जर्मनी की। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं फ्रांस क्या कहता है कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंदर राजनीतिक भूदर्शी का कॉन्सेप्ट देता है, राजनीतिक भूदर्शी की विचारधारा देता है। अर्थात पॉलिटिकल लैंडस्केप की विचारधारा कौन देता है, यहाँ पे फ्रांस के द्वारा दी जाती है। तो राजनीतिक विचारधारा में जो अध्ययन की पद्धति की बात करते हैं तो फ्रांस क्या कहता है, पॉलिटिकल लैंडस्केप के साथ पॉलिटिकल भूदर्शी की बात करता है। ठीक है, और यहाँ पे अमेरिका क्या कहता है, पॉलिटिकल इकोलॉजी की बात करता है, अर्थात राजनीतिक पारिस्थितिकी की बात करता है। ठीक है, राजनीतिक पारिस्थितिकी की बात करता है। ठीक है, पॉलिटिकल इकोलॉजी की बात करता है कौन, अमेरिका। ठीक है, जर्मनी क्या कहता है, यहाँ पे जर्मनी पॉलिटिकल ज्योग्राफी में जो विचारधारा रखी थी वो कौन सी थी, रेटजेल। यहाँ पे रेटजेल महत्वपूर्ण है। ठीक है, जर्मनी का भूगोलवेता, जिन्होंने क्या की थी, राज्य की जैविक विकास की अवधारणा देता है। तो जर्मनी की विचारधारा क्या है, यहाँ पे राज्य की जैविक विकास की अवधारणा, राज्य के जैविक विकास की अवधारणा, अवधारणा यहाँ पे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये तीन अध्ययन की विचारधाराएं पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत फ्रांस की, अमेरिका की और जर्मनी की अपन को महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। ठीक है, फ्रांस क्या कहता है, पॉलिटिकल लैंडस्केप की बात करता है, राजनीतिक परिस्थिति की बात कौन करता है, अमेरिका बात करता है, और जैविक राज्य की बात कौन करता है, जर्मनी करता है। जिसमें महत्वपूर्ण कौन है, जैविक राज्य संबंधित रेटजेल महोदय, और कौन है इसके साथ में, इनके शिष्य रुडोल्फ केजेलन। ठीक है, जिन्होंने इस राज्य इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया था। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन इसके अध्ययन की पद्धति अर्थात विचारधारा की बात, हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अध्ययन की विचारधारा के बाद में पॉलिटिकल ज्योग्राफी की जो अध्ययन के उपागम है। ठीक है, अर्थात पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अध्ययन अर्थात स्टडी का जो अप्रोच होगी, वो अप्रोच किस प्रकार से, अप्रोच के संदर्भ में कॉन्सेप्ट किस किस भूगोलवेत्ता द्वारा दिए गए। तो अभी यहाँ पे पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अध्ययन के जो उपागम है, उन उपागमों को मुख्यतः 6 भागों में बांटा जाता है, जिसका अध्ययन अपन करते हैं। तो
पॉलिटिकल ज्योग्राफी के उपागम, किनकी बात करेंगे, उपागम, ठीक है। अब उपागम टोटल कितने, 6 महत्वपूर्ण उपागम पढ़ते हैं यहाँ पे, 6, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट कौन सा है, शक्ति विश्लेषण का उपागम, ठीक है। शक्ति विश्लेषण के संदर्भ में पॉलिटिकल ज्योग्राफी में बात कौन करता है, शक्ति विश्लेषण का उपागम, ठीक है। इनकी बात कौन करता है, एस.बी. कोहेन मॉडल, ठीक है, जो उन्होंने विश्व को 10 भूसामरिक प्रदेशों में बांटा था, एस.बी. कोहेन। और साथ में कौन आता है इनके, हाउ शोपर, कौन आता है, हाउ शोपर मॉडल, ठीक है। तो एस.बी. कोहेन और हाउ शोपर कौन है, शक्ति विश्लेषण संबंधी उपागम अप्रोच करते हैं, ठीक है। दूसरा कौन सा यहाँ पे, ऐतिहासिक उपागम, ठीक है। ऐतिहासिक उपागम, अध्ययन का दूसरा उपागम कौन देते हैं, ऐतिहासिक उपागम की बात करते हैं। ऐतिहासिक उत्पत्ति संबंधी उपागम, इसको क्या कहा जाता है, ऐतिहासिक उत्पत्ति संबंधी उपागम, उत्पत्ति संबंधी उपागम। ये किसने दिया था, हीवर्ट लेसी मॉडल, हीवर्ट लेसी मॉडल, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन तीसरा उपागम में, कौन सा, कार्य संबंधी उपागम। कार्य संबंधी पहले कौन सा आएगा, संरचना संबंधी, संरचना संबंधी उपागम, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, मोर्फोलॉजी अप्रोच, ठीक है। ये किसका था, होल्टसन मॉडल, होल्टसन मॉडल कब दिया था, 1935 के अंतर्गत दिया था, ठीक है। तो संरचना संबंधी, मोर्फोलॉजी संबंधी अप्रोच राजनीतिक भूगोल के अध्ययन में किसने दिया था, होल्टसन मॉडल 1935 के अंदर। फिर इसी उपागम को इन्होंने संशोधन करके क्या किया था, कार्य संबंधी उपागम, कार्य संबंधी उपागम अर्थात फंक्शनल अप्रोच, ठीक है, फंक्शनल अप्रोच, ठीक है। कब देते हैं, 1950 के अंतर्गत देते हैं, कौन देते हैं, होल्टसन मॉडल, होल्टसन मॉडल, ठीक है। कब देते हैं, 1950 के अंतर्गत देते हैं, याद रखना अपन को। इसके बाद में कौन सा उपागम आता है यहाँ पे, यूनिफाइड फील्ड थ्योरी, ठीक है। यूनिफाइड फील्ड थ्योरी के संबंध में उपागम कौन देता है यहाँ पे, जोन्स मॉडल, कौन देता है, एस.वी. जोन्स मॉडल, ठीक है, जोन्स मॉडल देते हैं, ठीक है। इसके अलावा छठा उपागम कौन सा है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी का तंत्र उपागम, सिस्टम उपागम, ठीक है। सिस्टम उपागम में कौन आता है, कोहेन मॉडल, कौन आता है, कोहेन, और कौन है, रोसेनथॉल, रोसेनथॉल मॉडल, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण भूगोल वेत्ता अपन को ध्यान रखना अप्रोच से संबंधित, ठीक है। यहाँ से मिलान का क्वेश्चन और डायरेक्ट क्वेश्चन के दोनों प्रकार के क्वेश्चन आरबीएससी पूछ सकती है। जैसे शक्ति विश्लेषण के अंदर कार्य करने वाले उपागम कौन से थे, एस.बी. कोहेन और हाउशोफर, ठीक है। ऐतिहासिक उपागम में कार्य करने वाले कौन है, हीवर्ट लेसी मॉडल महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ में होल्टसन ने भी कार्य किया था यहाँ पे, और जोन्स मॉडल ने भी कार्य किया था। संरचना संबंधी होल्टसन, कार्य संबंधी होल्टसन, यूनिफाइड फील्ड थ्योरी जोन्स की है 1955, ठीक है। तंत्र विश्लेषण उपागम अर्थात तंत्र उपागम या सिस्टम उपागम की बात कौन करता है, एस.बी. कोहेन मॉडल और रोसेनथॉल मॉडल यहाँ पे अप्रोच बताते हैं पॉलिटिकल ज्योग्राफी में। तो इसी के साथ आज का सेशन अर्थात प्रयास बैच की अपनी सेकंड क्लास पूर्ण होती है। कल बात करेंगे अपन जियोपॉलिटिक्स, भू राजनीति के ऊपर, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल सेशन असिस्टेंट प्रोफेसर प्रयास बैच थर्ड क्लास के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय भीम।